एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईएफबीएफ डिप्लोमा कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बेसल अकॉर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि ग्लोबल लेवल पर बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करती है, ताकि ग्लोबल लेवल के ऊपर बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रांग बनाया जा सके, उसकी ग्रोथ की जा सके। अब ये जो बॉडी है वो जो भी स्टैंडर्ड बनाती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है अपने देश के अंदर बैंकों को रेगुलेट और सुपरवाइज करने के लिए यूज करती है। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। इट इज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, यानी कि ये ग्लोबल लेवल के ऊपर कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, इस्टेब्लिश करती है, ताकि हमारी जो बैंक है और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंक जैसा ही काम करते हैं, उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको सुपरवाइज किया जा सके। अगर प्राइमरी एम की बात की जाए तो इसका प्राइमरी एम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना। जैसे आपको पता होगा फाइनेंशियल सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है बैंक, ठीक है। तो बैंक को रेगुलेट करके, सुपरवाइज करके हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो है वो मेंटेन रख पाते हैं। अब बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, कि इसको कैसे यहाँ पर जो है वो बनाया गया था। तो हमारी जो G10 कंट्रीज है, उनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे, उन्होंने 1974 के अंदर कमेटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस बनाया था, और उसको ही बाद में रीनेम करके बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जो है वो कर दिया गया था। और इसको बनाने का पर्पस क्या था? तो पर्पस मेन यही था कि एक ऐसा फोरम जो है वो क्रिएट किया जा सके जहां पर हमारे जो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो साथ में बैठ के जो सुपरवाइजरी मैटर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर सके और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बना सके ताकि बैंकों को बेहतर तरीके से रेगुलेट और सुपरवाइज किया जा सके। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि ये कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, तो पहला फंक्शन है सेटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो बेसल कमेटी है वो यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स बनाती है, जिसको बैंक फॉलो करती है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसको हमारी इस कमेटी ने फिक्स किया था, जिसके अकॉर्डिंग बैंकों को अपने पास जितनी भी उसकी रिस्क वेटेड एसेट्स होती है उसका एक सर्टेन परसेंटेज कैपिटल की फॉर्म में रखना पड़ता है, ताकि अगर वो उसका लॉस हो भी जाए तो उसको कवर करने के लिए उसके पास पैसा अवेलेबल हो। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स को बनाने का काम जो है इस बॉडी का होता है। और जो बेसल कॉर्ड हम पढ़ रहे हैं उसको भी इसी बॉडी ने जो है वो इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद क्या है, शेयरिंग प्रैक्टिसेस। तो बैंकों की रेगुलेशन से रिलेटेड, सुपरवाइज से रिलेटेड कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस को ये शेयर करता है, जैसे कि जो सुपरवाइजरी इश्यूज है इनको शेयर करता है ताकि इनके ऊपर डिस्कशन की जा सके। जो अप्रोचेस हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको शेयर करता है ताकि जो दूसरी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं वो बैंकों को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन। तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है उसके बीच में कॉपरेशन बिठाता है। तो जनरली ये क्या करता है, एक कॉमन फोरम प्रोवाइड करता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं
वो साथ में मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सुपरवाइजरी इश्यूज के ऊपर, रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर, जिससे जो डिसीजन होता है वो सब मिलजुल के लेते हैं, तो कॉपरेशन जो है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि मार्केट में क्या डेवलपमेंट हुई है, कौन कौन से रिस्क अराइज हो सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कुछ किसी भी चीज का खतरा हो उसको हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर ले और उसको दूर कर दे, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रह सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि ये कमेटी परफॉर्म करती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसल अकॉर्ड्स की, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो बेसल अकॉर्ड क्या है? बेसल अकॉर्ड एक सेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस है। ऐसे समझो कि बेसल अकॉर्ड यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया है, और बैंक इनको फॉलो करती है अपनी बैंकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते वक्त। और जो हमारी इंडिया है, इंडिया के अंदर आरबीआई ने बेसल अकॉर्ड को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। क्लियर है? तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन जिसको इस्टेब्लिश किया है बेसल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन है, बैंकों को रेगुलेट और सुपरवाइज करने के लिए। अब इसने डिफरेंट डिफरेंट बेसल अकॉर्ड यहाँ पर इश्यू किए हैं, तो एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है बेसल अकॉर्ड्स की वो इंक्रीज हो सके। तो पहला जो हमारा अकॉर्ड है वो है बेसल अकॉर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसल अकॉर्ड था वो 1988 में जो है वो इशू किया गया था, और इस अकॉर्ड का जो प्राइमरी फोकस था वो क्रेडिट रिस्क को मैनेज करना। जैसे आपको पता होगा जो हमारी बैंक्स हैं, ठीक है, उनका जो मेन रिस्क होता है वो होता है क्रेडिट रिस्क, यानी कि वो जो भी लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो जो बॉर्बर यहाँ पर डिफॉल्ट कर देता है उसकी वजह से जो लॉस होता है वो बैंकों का सबसे ज्यादा होता है। तो इस रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। तो इस अकॉर्ड के अंदर मेनली इसी रिस्क के ऊपर शुरुआत में फोकस किया गया था, और बैंकों को बोला गया था कि वो यहाँ पर मिनिमम कैपिटल जो है वो अपने पास मेंटेन करके रखे, यानी कि उनकी जितनी भी रिस्क वेटेड एसेट है जिसमें बैंक को लगता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, उसके कंपैरिजन में एक सर्टेन परसेंटेज जो है अपने पास कैपिटल की फॉर्म में मेंटेन करके रखे, ताकि अगर कोई भी लॉस हो सकता है तो उसको बैंक एब्जॉर्ब कर सके। तो जितनी भी एसेट्स थी इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग बैंक को उसको कैटेगराइज करना था डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स के अंदर, कैटेगरीज के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो अपने पास मेंटेन करके रखनी थी। अब इस अकॉर्ड की कुछ खामियां भी थी, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इसने ज्यादा रिस्क सेंसिटिविटी पे बात नहीं की थी, उसको उसके ऊपर ध्यान भी नहीं गया था, जिसकी वजह से ये इतना सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो पाया था। उसके बाद हमारा आया बेसल टू या फिर बेसल सेकंड। तो बेसल सेकंड को जो है 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको इंट्रोड्यूस करने का एम क्या था कि जो रिस्क सेंसिटिविटी है और जो बैंकिंग रेगुलेशन की इफेक्टिवनेस है उनको इनहांस किया जा सके, उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ये जो बेसल सेकंड था इसके बेसिकली तीन पिलर थे, यानी कि ये तीन पिलर के ऊपर जो है टिका हुआ था, तीन मेन फोकस एरिया से जिसके ऊपर फोकस किया गया था। वो कौन से थे? पहला था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये तो पहले में भी था, पर यहाँ पर जो ध्यान था वो थोड़ा ज्यादा दिया गया था, जो रूल्स थे थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए थे, जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया था। उसके बाद दूसरा पिलर है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। इसके अंदर जो सुपरवाइजरी प्रोसेस थे उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाया गया था, ताकि बैंकों को सुपरवाइज प्रॉपर्ली किया जा सके। उसके बाद था मार्केट डिसिप्लिन। इसके अंदर जो हमारी बैंकों है उनको बोला गया था कि उनको डिस्क्लोजर, मतलब अपने ऑपरेशन से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है, ताकि मार्केट में डिसिप्लिन क्रिएट हो सके, ट्रांसपेरेंसी हो सके, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ के साथ बेसल अकाउंट के अंदर तीन मेन रिस्क पे फोकस किया था। पहला था क्रेडिट रिस्क, जो तो पहले में भी फोकस किया गया था, दूसरा था ऑपरेशनल रिस्क, और तीसरा था मार्केट रिस्क। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो क्रेडिट रिस्क था इसके ऊपर फोकस किया था बेसल वन ने शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद 1996 के अंदर जो मार्केट रिस्क है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया था बेसल अकॉर्ड के अंदर, पर ऑपरेशनल रिस्क को इंक्लूड नहीं किया गया था। पर ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क होता है, तो बेसल सेकंड के अंदर ये जो थर्ड रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क, इसको भी इंक्लूड जो है वो कर लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कंपेयरिंग बेसल वन एंड बेसल सेकंड। तो कंपेयर करके देखते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या इंप्रूवमेंट्स की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ रिस्क की बात करें कि किस बेसल अकॉर्ड के अंदर कौन कौन से रिस्क कवर किए गए थे, तो क्रेडिट रिस्क तो कवर हो गया था 1988 के अंदर, ये चीज आपको पता है। पर 1996 के अंदर मार्केट रिस्क को भी इंक्लूड कर दिया गया था, यानी कि बेसल वन जो है वो दो रिस्क पे फोकस करता था, क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बेसल थर्ड की बात करें तो ये यहाँ पर क्रेडिट और मार्केट रिस्क इस पर तो फोकस करता ही था, इसको तो मैनेज करने के लिए रूल्स बनाता ही था।
साथ के साथ इतने ऑपरेशनल रिस्क को भी इंक्लूड जो है वो कर लिया था। उसके बाद बात करते हैं होल्डिंग कंपनीज ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। तो जो बेसल वन है उसकी एक खामी थी कि जो ये जो है होल्डिंग कंपनीज को कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो कवर नहीं करता था। जैसे कि जो होल्डिंग कंपनीज है उसके ऊपर ही सिर्फ ये ध्यान देता था, उसकी जो सब्सिडरीज है जैसे कि सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, रिटेल सब्सिडरीज है, उनके ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता था बेसल वन के अंदर। पर बेसल टू के अंदर क्या था कि ये सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया था, यानी कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली जो है एक बैंक को इंक्लूड करते थे। यानी कि होल्डिंग कंपनी पे तो ध्यान देना है, साथ के साथ उसकी जो सब्सिडरीज है उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जो रिस्क था वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर को फेस करना पड़ता था बेसल वन के अंदर। मतलब कि बेसल वन में ऐसे रूल थे कि ज्यादातर जो रिस्क है बैंक के फेलियर का वो किसे फेस करना पड़ता था, शेयर होल्डर पे। उसके जो बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट है उनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता था। पर बेसल सेकंड के अंदर हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर भी डाली। इनके अगर बैंक को लॉस होगा तो उसके लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होंगे ताकि ये रिस्पॉन्सिबल होकर काम जो है वो कर सके। उसके बाद अगर हम साइजिंग की बात करें तो बेसल अकॉर्ड अकॉर्ड के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी थी, एक ही यहाँ पर रूल था जो कि सभी बैंकों पे जो है वो अप्लाई होता है। यानी कि अगर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो सभी बैंक पे वो सेम तरीके से अप्लाई होता था। पर बेसल सेकंड के अंदर हमने मोर ऑप्शंस प्रोवाइड किए, यानी कि बैंक जो है वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रूल्स को यूज कर सकती है। उसके बाद अगर हम रिस्क मिटिगेशन की बात करें तो बेसल वन के अंदर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंकों को कोई भी इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं किया जाता था। पर बेसल टू के अंदर जो है मिटिगेशन रिस्क को मिटाने के लिए, कम करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो बैंक है वो मोटिवेट होके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए काम जो है वो कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ बेसल सेकंड ओवर द बेसल अकॉर्ड। यानी कि जो हमारा बेसल वन है, यहाँ पर वन कर लीजिए, बेसल वन से क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की गई बेसल टू के अंदर, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो इंप्रूवमेंट थी वो ये थी कि जो क्रेडिट एक्सपोजर्स है उनके बीच में हम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दिए। पहले क्या होता था कि जितने भी क्रेडिट एक्सपोजर है उनको एक तरीके से ट्रीट किया जाता था, पर ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। आप देखोगे कुछ क्रेडिट एक्सपोजर ज्यादा रिस्की होते हैं, कुछ कम होते हैं। जैसे एग्जांपल दूं तो जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं एज कंपैरिजन टू रिटेल लोन। तो बेसल सेकंड के अंदर हमने क्या किया, इन एक्सपोजर्स को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया ताकि हम इसके हिसाब से कैपिटल को अपने पास मेंटेन करके रख सकें। क्योंकि देखो इसके लिए मिनिमम कैपिटल ज्यादा है चाहिए और इसके लिए कम चाहिए, जिससे प्रॉपर्ली हम रिस्क को असेस करके कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेंटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट जो इंप्रूवमेंट की गई वो था एडवांसमेंट इन रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, समय के साथ जो बैंक के ऑपरेशन जो है वो काफी इंक्रीज होने लगे, जिससे उनके जो रिस्क है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होने लगे। इन रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, यानी कि कहने का मतलब टेक्नोलॉजी का सहारा जो है हमें चाहिए था। तो बेसल सेकंड के अंदर इस चीज को एक्नॉलेज किया गया और बैंकों को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई कि वो अपने नीड के हिसाब से, अपने हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से मेथड को यूज कर सकते हैं रिस्क को असेस करने के लिए, जो भी उसके लिए बेस्ट सूटेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंसेंटिव फॉर रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट। तो रिस्क को मेजर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसको इंप्रूव करने के लिए बैंकों को इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाने लगा। कैसे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता था? तो जनरली देखो जो बैंक है वो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज से लेकर इंटरनल रेटिंग बेस और एडवांस अप्रोच को यूज कर सकते थे। पहले क्या होता था, सिर्फ स्टैंडर्डाइज अप्रोच को यूज किया जाता था, यानी कि जो रेगुलेटर ने अप्रोच दिए हैं रिस्क को असेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वही यूज किया जाता था। पर हमने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की बैंकों को कि वो यहाँ पर अपने हिसाब से इंटरनल रेटिंग बेस्ड या फिर एडवांस अप्रोच को यूज कर सकते हैं ताकि रिस्क की असेसमेंट प्रॉपर्ली हो सके। उसके बाद क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ मार्केट रोल। तो जो ऑपरेशनल रिस्क है उसको हमने इंक्लूड किया। पहले जो बेसल वन था वो सिर्फ क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क पे फोकस करता था, पर हमने ऑपरेशनल रिस्क को भी यहाँ पर इंक्लूड किया क्योंकि इसकी वजह से भी बैंक को काफी ज्यादा लॉस जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम जो डिफरेंट कैटेगरीज के जो रिस्क है उनको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिस्क मिटिगेशन मेजर्स। ठीक है, तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कोई नए मेजर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि जो इंश्योरेंस है, जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन है, इसको इंक्लूड किया गया। यानी कि जो बैंक है वो अपने रिस्क को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए इन चीजों का यूज जो है वो कर सकते हैं, ये अलाउ जो है वो कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ एक एप्रोप्रिएट अमाउंट जो है ग्रॉस एसेट में डिडक्ट करने की भी परमिशन दे दी गई थी जब भी यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट को कैलकुलेट किया जाता था।
उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन सुपरविजन, तो जो रेगुलेटर्स है उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई, यानी कि जो वन साइज फिट ऑल अप्रोच था उसको हटाकर एक ऐसी मेथोडोलॉजी लेकर आएगी जिसके अंदर जो हमारा रेगुलेटर है वो यहाँ पर बैंकों को उनकी जो इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोचेस है उनके बेस पर जो है उनको रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, तो रेगुलेटर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो मेथोडोलॉजी बैंक यूज कर रहा है रिस्क असेसमेंट के लिए उसको देख सकता है, उसको चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसल सेकंड अकॉर्ड थ्री पिलर्स। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो बेसल सेकंड अकॉर्ड था वो थ्री पिलर्स के ऊपर जो है वो बेस था, उसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, पार्ट्स थे, कंपोनेंट्स थे। ठीक है, अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने आपको तीनों क्या थे वो बता दिया था, इनके अंदर क्या है, क्या चीजें बैंक को करनी है, वो हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला पिलर है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इस पिलर के अंदर हमारे जो बैंक है उसको डिफरेंट डिफरेंट रिस्क जैसे कि क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए अपने पास मिनिमम कैपिटल जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ताकि अगर कोई रिस्क अराइज हो जाए तो वो उसको एब्जॉर्ब जो है वो कर पाए। इसके लिए जो बैंक है वो यहाँ पर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग और इंटरनल रेटिंग का यूज कर सकती है क्रेडिट रिस्क को असेस करने के लिए, और उसके हिसाब से अपने पास कैपिटल को जो है वो मेंटेन करके रख सकती है। साथ ही साथ हमने इसमें ऑपरेशनल रिस्क को भी इंक्लूड किया, जिसकी वजह से बैंकों को ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करने के लिए भी अपने पास कैपिटल को मेंटेन करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा पिलर है वो है पिलर टू, जो जिसका नाम है सुपरवाइजरी रिव्यू। ठीक है, तो इसके अंदर जो सुपरविजन है उसको स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाया गया था। तो इस पिलर के अकॉर्डिंग जो बैंक है उनको हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है अपनी सॉल्वेंसी को चेक करते रहना चाहिए, यानी कि बैंक को अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही रिस्क लेना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस लॉस हो भी जाता है तो बैंक सॉल्वेंट रह सके, वो इंसॉल्वेंट ना हो। जैसे कि अगर मान के चलो बैंक के पास 50 लाख रुपए है और वो 50 करोड़ का लोन दे रही है, तो अगर उसको लॉस हुआ तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा बचेगा ही नहीं। तो बैंक को चाहिए कि वो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही जो है अपने फंक्शन को परफॉर्म करे, ताकि अगर लॉस हो भी तो वो इंसॉल्वेंट जो है वो ना हो। इसके लिए बैंक को जरूरी है कि वो अपने कैपिटल लेवल्स और रिस्क एक्सपोजर को अलाइन करके चले, उसको इक्वल करके चले, यानी कि जितनी कैपिटल है उसके हिसाब से ही वो रिस्क जो है वो ले। अब सुपरवाइजर है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे कि आरबीआई की अगर हम इंडिया में बात करें तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बैंक की जो रिस्क असेसमेंट और कैपिटल स्ट्रेटजीज है उसको देखे, उसको रिव्यू करे कि वो प्रॉपरली है या फिर नहीं है, वो एडुकेट है या फिर नहीं है। यानी कि जो बैंक यहाँ पर रिस्क को असेस करने की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है और जो कैपिटल स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, क्या उससे बैंक अपने रिस्क को मैनेज कर पाएगा, कहीं बैंक इंस्टॉलमेंट तो नहीं हो जाएगा, वो चीज जो है वो रेगुलेटर चेक करेगा। साथ ही साथ बैंकों को ये भी बोला गया है कि बैंकों को हमेशा जो मिनिमम कैपिटल लेवल्स है उससे ज्यादा कैपिटल अपने पास जो है वो मेंटेन करके रखना है, यानी कि एक बफर जो है वो क्रिएट करके रखना है, ताकि जब भी जरूरत पड़े, अचानक से कोई लॉस हो जाए तो उसको वो पूरा कर पाए। ठीक है, रेगुलेटर को एनकरेज किया गया है कि वो अर्ली स्टेज के ऊपर ही कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिस्क हो, उसको आइडेंटिफाई कर दे और उसको सोल्यूशन निकाल दे, ताकि वो कोई बड़ा क्राइसिस में कन्वर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारा पिलर थर्ड। पिलर थर्ड इसका नाम क्या है यहाँ पर, मार्केट डिसिप्लिन। तो इस पिलर का मेन पर्पस क्या है, मार्केट में डिसिप्लिन क्रिएट किया जा सके। अब ये कैसे क्रिएट किया जाता है, तो सिंपली देखो, बैंक के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, रिस्क प्रोफाइल है, इसके अंदर ना ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि बैंक के जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, रिस्क प्रोफाइल है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बैंक को उसे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना होता है अपने स्टेक होल्डर के सामने, यानी कि बैंक किस तरह का काम कर रहा है, उससे किस तरह का रिस्क अराइज हो रहा है, ठीक है, टोटल रिस्क कितना फेस कर रहा है, उसके बारे में सभी स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है बैंकों के लिए, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको क्रिएट की जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं बेसल सेकंड क्रेडिट रिस्क डाटा रिक्वायरमेंट अक्रॉस अप्रोचेस। ठीक है, तो जो क्रेडिट रिस्क है, ठीक है, बेसल सेकंड के अंदर उसको मैनेज करने के लिए कई सारी अप्रोचेस जो है वो बैंकों के पास होती है, क्योंकि हमने बैंकों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की कि वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन अप्रोचेस का यूज कर सकते हो। तो मेनली हमारे जो अप्रोच है वो है स्टैंडर्डाइज, इंटरनल रेटिंग बेस्ड, फाउंडेशन और ये है एडवांस। ठीक है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच जो है वो रेगुलेटर स्टैब्लिश करता है, रेगुलेटर इन द सेंस हमारे केस में आरबीआई है, ठीक है, या फिर बेसल कमेटी है, उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इंटरनल रेटिंग बेस के अंदर जो बैंक है वो अपना एक मेथड जो है वो स्टैब्लिश करता है, हालांकि जो रेगुलेटर की गाइडेंस है उसको भी वो प्रॉपर्ली फॉलो करता है, उसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एडवांस के अंदर वो यहाँ पर
कंप्लीटली अपना एक एडवांस वर्जन जो है वो लॉन्च करता है क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए। अब इसके अंदर जो टेक्निक होती है रिस्क को, क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने की, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम रेटिंग की बात करें तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंदर हमें एक्सटर्नल रेटिंग की जरूरत होती है, और इन दोनों के केस में इंटरनल इंटरनल रिस्क वेट की अगर हम बात करें, यानी कि अगर कोई बैंक अपनी एसेट्स के अंदर रिस्क वेटेड एसेट को कैलकुलेट करना चाहता है, तो अगर स्टैंडर्डाइज अप्रोच है तो उसके अंदर जो हमारी बेसल कमेटी या फिर जो आरबीआई उसने जो गाइडेंस दी गई है, उसने जो प्रोसीजर बताए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रिस्क को जो है असेस किया जाता है, रिस्क को कैटेगराइज किया जाता है। यानी कि अगर बेसल कमेटी ने किसी एसेट को रिस्क वेटेड कह दिया है तो आप उसको एज इट इज मान लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन की बात करें तो इसके अंदर जो फ्रेमवर्क बनाया गया, मतलब कि यहाँ पर हमारी जो रेगुलेटरी एंटिटी है, ठीक है, या फिर जो बेसल कमेटी, उसने जो क्राइटेरिया बनाए हुए हैं वो नहीं हम फॉलो करें, बल्कि कुछ गाइडेंस, कुछ रूल्स यहाँ पर बनाए गए, हम उसको जो है वहां पर फॉलो कर रहे हैं। साथ के साथ एडवांस के अंदर भी जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है उसको हम फॉलो करते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हो तो जो आरबीआई ने या फिर बेसल कमेटी ने कह दिया वो आपको, आप उसको एज इट इज मान लेते हो। पर इन दो मेथड के अंदर हम ऐसा नहीं करते, बल्कि इन्होंने कुछ गाइडेंस दी है, रूल्स बताए हैं, हम उसके अकॉर्डिंग खुद से जो है वो एसेट्स को असेस करते हैं, रिस्क वेट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो पहले मेथड के अंदर इम्प्लिसिटी प्रोवाइडेड बाय बेसल कमेटी एंड आरबीआई, यानी कि जो आरबीआई ने, बेसल कमेटी ने बताया हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट को मेजर करते हैं। और यहाँ पर जो है दूसरे और सेकंड मेथड, सेकंड और थर्ड मेथड के अंदर जो बैंक है वो अपने एस्टिमेट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को कैलकुलेट करता है। उसके बाद है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। इसके अंदर क्या है, जो सुपरवाइजरी वैल्यूज है जो आरबीआई या फिर बेसल कमेटी प्रोवाइड करते हैं, उसके बेस पर हम एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट को कैलकुलेट करते हैं। और यहां पर भी सुपरवाइजरी वैल्यू और एडवांस के अंदर हम अपने ओन एस्टिमेट के बिहाफ पर एक्सपोजर डिफॉल्ट को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉस गिवन डिफॉल्ट। इसके लिए पहले मेथड के अंदर हम बेसल और आरबीआई की जो इम्प्लीसेट है प्रोवाइड की हुई है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, और सेकंड मेथड के अंदर भी सेम। थर्ड मेथड के अंदर हम बैंक जो है वो अपने ओन एस्टिमेट का यूज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा रिक्वायरमेंट की, कि हमें डाटा क्या क्या चाहिए होता है। तो पहली जो मेथड है उसके अंदर हमें प्रोविजन डाटा चाहिए होता है, डिफॉल्ट इवेंट्स, एक्सपोजर डाटा, कस्टमर सेगमेंटेशन डाटा, ऑन सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल डाटा और कोलैटरल डाटा चाहिए होता है। यहाँ पर हमें रेटिंग डाटा, डिफॉल्ट इवेंट, हिस्टोरिकल डाटा पिछले 5 साल का, कोलैटरल डाटा। और थर्ड मेथड के अंदर जो पहले मेथड में हमें चीज चाहिए वो तो चाहिए, साथ के साथ हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है, 7 सालों का, और हिस्टोरिकल एस्टिमेट ईएडी 7 ईयर्स का। पहला एलजीडी 7 ईयर्स और उसके बाद ईएडी 7 ईयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क मिटिगेशन। अब रिस्क मिटिगेशन कैसे किया जाता है, तो जब हम फर्स्ट मेथड का यूज कर रहे थे, अप्रोच का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर जो रेगुलेटर ने डिफाइन किया हुआ है रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी का, उसका हम यूज करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल कोलैटरल लेना, गारंटीज लेना, क्रेडिट डेरिवेटिव का यूज करना, नेटिंग नेटिंग अरेंजमेंट का यूज करना, ठीक है, रियल एस्टेट का यूज करना। और यहाँ पर हम लोग ऑल स्टैंडर्डाइज प्लस, यानी कि ये जो अप्रोच है वो तो यूज करते हैं, साथ ही साथ कुछ रिसीवेबल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज का भी यूज करते हैं, फिजिकल सिक्योरिटीज का भी हम यूज करते हैं। और यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ कोलैटरल जो है वो हम कंसीडर करते हैं रिस्क को मिटिगेट करते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क ट्रीटमेंट अक्रॉस अप्रोचेस। अब बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क की। पहले हमने बात की क्रेडिट रिस्क की, अब बात करेंगे कि जो ऑपरेशन रिस्क है उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर कैसे की जाती है। तो 3 अप्रोचेस है, पहला बेसिक इंडिकेटर, स्टैंडर्डाइज और एडवांस मेजरमेंट, ठीक है। इसके अंदर पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल चार्ज। ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करना काफी ज्यादा जरूरत होता है। अब कैपिटल चार्ज के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बैंक जो भी कैपिटल अपने पास मेंटेन करके रखता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो हमारा कैपिटल चार्ज जो है वो होता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो बेसिक इंडिकेटर के अंदर जो हमारी एवरेज ग्रॉस इनकम है बैंक की पिछले 3 सालों के अंदर, उसको हम एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं, और उसके 15% के इक्वल कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर 100 है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, तो 15% यानी कि 15 हमारा यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंदर। इसके अंदर जो ग्रॉस इनकम है उसको हम एवरेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एवरेज जो हमारी ग्रॉस इनकम होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस लाइन है, जैसे रिटेल हो गया, फाइनेंस हो गया, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग से कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। और ये जो लिमिट होती है वो बिजनेस लाइन के अकॉर्डिंग 12 से लेकर 18% तक की जो है वो होती है, ठीक है। और लास्ट में
टोटल कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम इन सभी को सम जो है वो कर देते हैं, ठीक है। जैसे होलसेल के लिए 12, होलसेल के लिए जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है, उसका हमने 18 मान लिया, रिटेल के लिए 12 मान लिया। लास्ट में जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल निकालकर टोटल कैपिटल चार्ज जो है वो निकाल लेंगे। एडवांस मेजरमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डाटा के बेस पर कैपिटल चार्ज को जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसे कि इंटरनल लॉस कितना हुआ है, एक्सटर्नल लॉस कितना हुआ है, सिनेरियो एनालिसिस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल कंट्रोल फैक्टर्स क्या है, उसके बेस पर हम कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो फर्स्ट मेथड के अंदर कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। आप यहाँ पर बेसल कमेटी की जो साउंड प्रैक्टिसेस फॉर द मैनेजमेंट एंड सुपरविजन और ऑपरेशनल रिस्क की जो गाइडलाइंस है उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरे के अंदर जो हमारा बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट है उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि वो एक्टिवली जो है वो ऑपरेशनल रिस्क को क्वालिफ मैनेज करने का काम जो है वो करता है। साथ के साथ एक अच्छा साउंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारे पास होना चाहिए, और जो लॉसेस हैं ऑपरेशन रिस्क की वजह से हो रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए भी एक सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर थर्ड मेथड की बात करें तो सेम है स्टैंडर्डाइज प्लस, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्डाइज मेथड है इसको हमने प्लस कर लिया। साथ के साथ जो डे टू डे बेसिस पे आप लोग रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करें उसको भी आपने कंसीडर करना है जब भी आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को डिसाइड कर रहे होंगे, ठीक है। साथ के साथ जो हमारा रिव्यू और मेजरमेंट सिस्टम है रिस्क को, उसको उसकी प्रॉपरली बेसिस पे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो करवानी भी जरूरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ बेसल सेकंड अकाउंट। अब अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो बेसल सेकंड है उसके उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है बैंकों के ऊपर, और वर्ल्ड लेवल के ऊपर बैंकों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा क्या है यहाँ पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, ये क्या है हमारा पिलर 1, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की वजह से बैंकों के लिए जरूरी हो गया है कि वो अपने पास एक इंटरनल और एक्सटर्नल रेटिंग सिस्टम जो है वो मेंटेन करके रखे, ताकि वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उस सिस्टम को यूज करके अपनी जो एसेट्स हैं उनको, उनके अंदर जो रिस्क है उसको असेस कर पाए और उसके अकॉर्डिंग मिनिमम कैपिटल को मेंटेन करके रख पाए। साथ के साथ बैंकों को ये भी शो करना पड़ता है कि जो मेथड आपने यूज किया उसके पीछे का रीजन क्या है, आपने वो पर्टिकुलर मेथड क्यों यूज किया है वो भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ एसेट क्लासेस। तो जो बैंक्स हैं उनके लिए जरूरी है कि वो यहाँ पर एसेट्स को प्रॉपर्ली कैटेगराइज करे, क्लासिफाई करे, क्योंकि अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स जो है वो मस्ट है, वो करना हमें जरूरी ही पड़ेगा, क्योंकि हम डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट एसेट है उसके अंदर जो भी रिस्क है उसके अकॉर्डिंग ही हम कैपिटल जो है वो मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट क्या है स्ट्रेस टेस्टिंग। जो बैंक्स हैं वो स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को एज्यूम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि उनकी बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज है उनका मार्केट में कोई अगर एडवर्स मूवमेंट होती है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उनसे उन्हें क्या रिस्क हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेटजी वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद क्या है डाटा सीरीज क्रिएशन। तो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है बैंकों के लिए उसकी एक सीरीज क्रिएट करनी जरूरी है। सीरीज क्रिएट करने का पर्पस क्या है कि वो रेगुलेटर को वो डाटा प्रोवाइड करे और अप्रूवल वगैरह ले सके अगर वो कोई काम जो है वो करना चाहती है। तो जो डाटा सीरीज है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए ताकि उनका जो एनालिसिस है वो प्रॉपर्ली हो सके, जो रेगुलेटर है वो उसको प्रॉपर्ली रिव्यू करके अप्रूवल वगैरह दे सके। नेक्स्ट है रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। तो जो हमारा रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि रिस्क और रिटर्न के अंदर बिल्कुल सीधा साधा रिलेशनशिप है। अगर रिस्क बढ़ेगा तो हमारी रिटर्न भी बढ़ेगी, रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगी, और उसके हिसाब से ही हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना है। साथ के साथ जो हमारा स्टाफ है उसे भी हमें एजुकेट करना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हर लेवल के ऊपर हमें स्टाफ की जरूरत पड़ती है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट करना किसी सिंगल पर्सन की ड्यूटी नहीं होती बल्कि जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी करके हमें अपने स्टाफ को भी एजुकेट करना जरूरी है बेसल सेकंड के बारे में, उसकी इंप्लीकेशंस के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव बाय बैंक। तो मार्केट रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक यहाँ पर कौन कौन सा इनिशिएटिव जो है वो लेता है कैपिटल रिक्वायरमेंट पिलर के अंदर। पहला है ट्रेडिंग बुक आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी ट्रेडिंग बुक है
उसके अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ जो मार्केट रिस्क जुड़ा होता है, उसे हमें आइडेंटिफाई जो है वो करना पड़ता है। साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उसे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जिनको ट्रेडिंग बुक के बारे में नहीं पता, तो ट्रेडिंग बुक के अंदर वो सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि बैंक यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करता है, ताकि वो प्रॉफिट वगैरह जो है वो कमा सके। तो ट्रेडिंग बैंक के अंदर जितना भी मार्केट रिस्क अवेलेबल है, ठीक है, उसे आइडेंटिफाई जो है वो करना जरूरी है। साथ के साथ जो कैपिटल है, उस रिस्क के अकॉर्डिंग वो भी मेंटेन करके रखनी है। और जो कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करना है ट्रेडिंग बुक के रिगार्डिंग, वो वैल्यू एट रिस्क के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट जो है वो होना चाहिए। यानी कि जितना आपका लॉस होगा, उसके हिसाब से आप कैपिटल को अपने पास मेंटेन करके रखोगे और उसका ही आप कैपिटल चार्ज को क्रिएट करोगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। तो बैंक को अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करनी है, ताकि वो जान सके कि प्रोडक्ट के अंदर जो रिस्क और रिटर्न है वो कितना है, उसके बीच का रिलेशनशिप कितना है, ताकि वो रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। उसके बाद ट्रेडिंग बुक डॉक्यूमेंटेशन। तो जो हमारी ट्रेडिंग बुक है, उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी जरूरी है। जैसे कि जो भी करेंसीज है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, जो एक्सपोजर लिमिट है, कंसंट्रेशन जो सीलिंग है, उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट में आप शो करोगे, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखोगे। नेक्स्ट क्या है, हेजिंग सिक्योरिटीज। तो मार्केट रिस्क को मैनेज करने के लिए आप जो हेजिंग सिक्योरिटीज को हेजिंग स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हो, डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज करें, उसका भी एक प्रॉपर आप जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखोगे, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करोगे। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब ऑपरेशनल रिस्कों को कैसे यहाँ पर मैनेज किया जाता है, तो सबसे पहले बिजनेस कैटेगराइजेशन। यानी कि जो हमारे बिजनेस बैंक है, उसको अपने डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस को कैटेगराइज करना जरूरी है, उसको क्लासीफाई करना जरूरी है। जैसे कि एक बैंक यहाँ पर कॉर्पोरेट फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ट्रेडिंग एंड सेल्स कर सकता है, रिटेल बैंकिंग का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, कमर्शियल बैंकिंग के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो बैंक को इन सभी फंक्शंस को कैटेगराइज करना जरूरी है, क्योंकि इनके साथ जो रिस्क जुड़ा होता है वो भी डिफरेंट होता है, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको जो रिस्क असेसमेंट है वो परफॉर्म जो है वो करनी है। उसके बाद क्या है, मेजरमेंट अप्रोचेस। तो यहाँ पर देखो, ऑपरेशनल रिस्क को मेजर करने के लिए कोई सिंगल अप्रोच नहीं होती, यानी कि कोई सिंगल अप्रोच का यूज करके सभी बैंक अपने ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए जो बैंक है, उनको बहुत सारी अप्रोचेस को डेवलप करना है और उसका यूज करके अपने ऑपरेशनल रिस्क को मेजर करना और मैनेज करना है। नेक्स्ट क्या है, मैथोलॉजी इंप्लीमेंटेशन। तो जो आपने मेथड चूज किया है, उसको आपको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है, रिस्क एटेड वेटेड की रिस्क वेटेड एसेट की कंप्यूटेशन करते वक्त और कैपिटल चार्जेस को भी कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है, ये सारी चीजें थी, इंप्लीकेशन थी पिलर 1 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा सुपरवाइजरी रिव्यू पिलर, यानी कि पिलर 2। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे कि बैंक के मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, उसके रिगार्डिंग जो प्लानिंग करने का काम होता है वो मैनेजमेंट का होता है। जैसे कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एंटिसिपेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिक्वायर्ड कैपिटल लेवल है, सोर्सेज ऑफ कैपिटल है, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है कि ये सभी चीजें हमें कैसे कंट्रोल में रखनी है। उसके बाद कैपिटल असेसमेंट मेथड। तो बैंक यहाँ पर खुद के कुछ फॉर्मूलाज बनाएगा, जिसके हिसाब से वो कैपिटल एडिकेसी को कैलकुलेट कर सके अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ के साथ जो एस्टिमेटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टर्स के लिए जरूरी है, सीनियर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, कि वो उसके अकॉर्डिंग अगले 3 या 5 सालों के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल का जो लेवल है उसको असेस करें। यानी कि अगले 3 से लेकर 5 सालों में हमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है, उसको असेस करने का काम भी हमारी मैनेजमेंट का ही होता है। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटरी कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो बैंक है ना, उसे अपनी कैपिटल एडुकेसी टेक्निक के बारे में रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन को कम्युनिकेट करना जरूरी है। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें, तो जो बैंक्स हैं वो जो भी टेक्निक को यूज करें कैपिटल एडुकेसी को कैलकुलेट करने के लिए, उस टेक्निक के बारे में उसे आरबीआई को बताना जरूरी होता है, ताकि जो कंसिस्टेंसी है उसको इंक्रीज किया जा सके, जो कंप्लायंस है उसको इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद है कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर जितने भी हमारे कंप्लायंस है, सिंपल कहने का मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसका उसको उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी है। साथ के साथ जो ऑपरेशनल मैनुअल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको भी आपको रेगुलेटरी रिव्यू के लिए भेजना है। यानी कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, वो इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए समझ पाए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसने बनाए हैं वो बैंक फॉलो कर रहा है कि नहीं। यानी कि आप रेगुलेटर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड है, उसको जैसे जैसे फॉलो कर रहे हैं, उसको आप डॉक्यूमेंट में भी उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते रहो, ताकि आरबीआई या फिर अदर रेगुलेटर जान पाए कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट डिसिप्लिन के। ये है हमारा यहाँ पर थर्ड पिलर। थर्ड पिलर के अंदर सबसे पहली जो चीज है वो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारे जो बैंक्स हैं उनको बेसल सेकंड के अंदर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि बैंक की रिस्क फिलोसफी क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, एक्सपोजर क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बारे में स्टेक होल्डर को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना जरूरी होता है, ताकि स्टेक होल्डर ये समझ पाए, शेयर होल्डर्स ये समझ पाए कि बैंक किस तरह का बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, उससे उसे किस तरह का रिस्क हो सकता है, ठीक है, और उनका लॉस जो है वो कितना हो सकता है। तो बैंक को अपनी प्रेजेंट और प्रपोज डिस्क्लोजर के बीच में जो गैप है, यानी कि जो डिस्क्लोजर उसको करनी चाहिए और वो प्रेजेंट में जो डिस्क्लोजर कर रहा है उसके बीच का जो गैप है, उसे आइडेंटिफाई करके उसे दूर करने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट है असेसिंग इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड पब्लिक। तो ये जो डिस्क्लोजर बैंक कर रहा है इसका हमारे बिजनेस के ऊपर, पब्लिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको असेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैंक की होती है। वो देखे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन को वो पब्लिकली डिस्क्लोज कर रहा है तो उससे पब्लिक पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और हमारे बिजनेस पे क्या होगा, हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। उस चीज को बैंक को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, ठीक है। अब जो हमारे कस्टमर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो डिस्क्लोजर्स में काफी इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रोवाइड नहीं की गई थी, वो इंफॉर्मेशन जो है इन डिस्क्लोजर के थ्रू उनको मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है, कंप्लायंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो नॉर्मली आप देखोगे हमारे देश के अंदर जितने भी बैंक्स हैं वो लिस्टेड है, यानी कि उनके जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे देश के अंदर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना जो है वो जरूरी होता है। यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उनके साथ कंप्लायंस करना, उनको फॉलो करना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट क्या है, वैलिडेशन ऑफ डिस्क्लोजर। अब एक बैंक यहाँ पर जो डिस्क्लोजर कर रहा है वो वैलिडेट है या फिर नहीं है, इसको भी चेक करना जरूरी होता है। इसके लिए बैंकों को मेकर और चेकर सिस्टम का यूज करना है, जिसके अंदर जो डिस्क्लोजर है वो यहाँ पर कोई और पर्सन करेगा और जो डिस्क्लोजर है वो सही है या फिर नहीं है उसको कोई और पर्सन यहाँ पर चेक करेगा। यानी कि अगर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ए पर्सन कर रहा है तो डिस्क्लोजर सही से हुआ कि नहीं उसको चेक करने का काम कौन करेगा, बी पर्सन करेगा, ताकि अगर कोई गलती हो डिस्क्लोजर में तो उसे समय रहते जो है वो फाइंड आउट किया जा सके। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। प्रिंसिपल मटेरियलिटी के अंदर क्या है कि जो बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि शेयर होल्डर्स के लिए जरूरी है, स्टेक होल्डर्स के लिए जरूरी है, कस्टमर के लिए जरूरी है, सिर्फ उनको ही डिस्क्लोज करेगा, ताकि कोई भी फालतू की इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर के पास ना पहुंच सके और कस्टमर का जो टाइम है वो वेस्ट यहाँ पर ना हो सके, ठीक है। साथ के साथ जो प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी बैंक का होगा। प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन का मतलब जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि अगर कोई मान लो ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ और सिर्फ एक बैंक के पास है, ठीक है, तो उस टेक्निक की इंफॉर्मेशन को उसे डिस्क्लोज नहीं करना है। इससे वो टेक्निक की इंफॉर्मेशन उनके कंपटीटर के पास जाएंगे और वो उस टेक्निक को यूज करके उससे आगे निकल जाएंगे। तो बैंकों के लिए चाहिए कि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज ना करे, उसको छुपा के ही रखे, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी इंफॉर्मेशन को छुपा के रख दे, फिर तो डिस्क्लोजर का काम ही खत्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ही अपने पास छुपा के रखा जा सकता है। नेक्स्ट है बोर्ड मेंटेटेड डिस्क्लोजर पॉलिसी। इसके अंदर जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी डिस्क्लोजर की जाएगी वो उसके अप्रूवल के बाद ही हो। यानी कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहा है बैंक, तो उसके लिए पहले बोर्ड की अप्रूवल चाहिए। ऐसे एक पॉलिसी को डेवलप करना जरूरी है, ताकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज नहीं करना था उसको डिस्क्लोज होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजन एरियाज फॉर बैंक्स इन बेसल सेकंड कंप्लायंस, यानी कि जो बेसल सेकंड है उसके साथ कंप्लाई करने के लिए, उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए क्या क्या डिसीजन यहाँ पर बैंकों को लेने पड़े थे, किन किन एरियाज में वो डिसीजन लिए गए थे, वो डिस्कस करेंगे। तो पहला जो डिसीजन था वो था एसेट पोर्टफोलियो रिव्यू। यानी कि जैसे ही बेसल सेकंड आया तो बैंकों को अपने जो एसेट पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करना पड़ा। रिव्यू करने का मतलब कि जो एसेट्स है, ठीक है, जो एसेट्स है डिफरेंट डिफरेंट, उसके साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ है और जो रिटर्न जुड़ी हुई है उसको दोबारा से एक बारी एनालिसिस करना कि कितना हम रिस्क ले रहे हैं और उससे हमें कितना रिटर्न मिला है। इससे पीछे का पर्पस क्या था कि ये चेक किया जा सके कि कहीं बैंक ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा है। अगर ज्यादा रिस्क ले रहा है तो उसको रिस्क कम करने की जरूरत है। और कई बार क्या होता है कि बैंक बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा होता है, बहुत सेफ खेल रहा होता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
तो एक ऐसा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बनाया जा सके जिससे हमें रिस्क भी कम हो और हमें रिटर्न भी ज्यादा मिल सके। इसको पूरा करने के लिए जो है एसेट पोर्टफोलियो को रिव्यू करना जरूरी था। तो बैंकों ने ऐसा ही किया, एसेट पोर्टफोलियो को रिव्यू किया, जो रिस्क जुड़े थे, रिटर्न जुड़े थे, और उसके बीच में एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जिससे उन्हें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके और कम से कम रिस्क फेस करना पड़े। उसके बाद मेथोडोलॉजी सिलेक्शन फॉर रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट के लिए बैंक को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वो चूज कर सकता है ताकि वो बैंकिंग और ट्रेडिंग बुक के अंदर जो भी रिस्क है उनको असेस कर पाए, उनको आइडेंटिफाई कर सके। साथ के साथ जो हिस्टोरिकल डाटा है उसकी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन की जा सके ताकि जो रेगुलेटर है उसको हम कन्विंस कर पाए कि हमने जो स्ट्रेटजी यूज की थी वो बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी थी। ठीक है, हमने प्रॉपर रिसर्च करके उस स्ट्रेटजी को यूज किया था ताकि जो रेगुलेटर है वो हम पे भरोसा कर सके। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करना है। जैसे आपको पता होगा जो बैंक्स हैं वो आजकल कोर बैंकिंग सोल्यूशन का यूज करती हैं और अदर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का यूज करती है ताकि वो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सके। तो रिस्क से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके यूज जो है वो कर पा रही है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो इसके अंदर बैंक ने क्या डिसीजन लिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके रिस्क असेसमेंट की प्रोसेस को परफॉर्म किया जा सके ताकि जो रिस्क असेसमेंट है और मैनेजमेंट है वो और अच्छे तरीके से हो सके। उसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। अब जो हमारा स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग करनी जरूरी है, अवेयरनेस करनी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमें बेसल सेकंड को फॉलो करना है तो जितने भी स्टाफ है ऑल लेवल्स के ऊपर उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। यानी कि रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें इन सभी की जरूरत है। और कई बार देखा गया है कि बैंकों के पास जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इन बेसल अकॉर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है। इसमें क्या लिखा है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनके अकॉर्डिंग, वो उसके बारे में नहीं पता होता है। तो बैंकों के लिए जरूरी है कि वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे और अवेयरनेस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्या है, आउटसोर्सिंग कंसिडरेशन। तो अगर हमारी जो बैंक है वो अगर आउटसोर्सिंग का यूज कर रही है बेसल सेकंड को इंप्लीमेंट करने के लिए तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर को उसे कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि कॉस्ट कितनी आएगी, कोर कॉम्पिटेंसी कितनी रहेगी, डिपेंडेबिलिटी कितनी रहेगी, वो चीजें कंसीडर करने के बाद ही वो आउटसोर्सिंग करें। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बेसल सेकंड एंड रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि बेसल सेकंड के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या रोल पड़ा है। देखो, बेसल सेकंड के अंदर कंप्लाइंस करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा की जरूरत पड़ती है। और इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट करने में और उसको एनालिसिस करने में जो टेक्नोलॉजी है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो हम इस डाटा के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ वैरायटी डाटा। यानी कि किस तरह का डाटा बैंक को चाहिए, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क के अंदर। पहले अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो वहां पर बॉर्गर का डाटा चाहिए, इश्यूर का डाटा चाहिए। मार्केट रिस्क में केस में डाटा ऑन एक्सचेंज रेट चाहिए। और ऑपरेशनल रिस्क के अंदर लॉस इवेंट डाटा चाहिए। ऑपरेशनल सीआरएम डाटा के अंदर जनरेटेड गारंटर डाटा चाहिए, एसेट स्पेसिफिक डाटा चाहिए, डाटा ऑन कलेक्शन चाहिए, और डाटा ऑन इंटरेस्ट रेट, डाटा ऑन सिक्योरिटीज प्राइसेस, डाटा ऑन इंस्ट्रूमेंट, और कैजुअल डाटा, लॉस इफेक्ट और की रिस्क इंडिकेटर। तो ये सिर्फ आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत है, इसमें समझाने वाला बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम एनालिटिकल की बात करें तो वहां पे आपको एक्सटर्नल डिफॉल्ट डाटा, डाटा ऑन रेटिंग एंड माइग्रेशन इन रेटिंग, डाटा ऑन कोरिलेशन, प्रॉक्सीज, रिस्क इन्वेंटरीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिस्क मैनेजमेंट डाटा, इकोनॉमी और इंडस्ट्री डाटा की बात करें तो इंडस्ट्री लेवल डाटा, मैक्रो लेवल डाटा, कोरिलेशन डाटा और सेल्फ असेसमेंट डाटा जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप इतना सारा डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं लीवरेजिंग एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज फॉर बैंक। ठीक है, तो ये जो डाटा आपने टेबल में देखा था वो इंटरनली प्रोड्यूस होता है। ये सारा डाटा जो है वो बैंक के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से बैंक ले सकता है, कलेक्ट कर सकता है। अब बैंक को कुछ एक्सटर्नल डाटा की भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मान के चलो कोई कस्टमर आया, वो पहले बैंक का कस्टमर नहीं है, अब उसको उसके साथ डील करने के लिए कस्टमर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा उन्हें चाहिए, तो एक्सटर्नल डाटा की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। तो यहाँ पर कई सारे एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज हैं जहां से बैंक को डाटा मिल जाता है। जैसे कि पहला जो सोर्स है वो है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट बाय आरबीआई। तो इस फ्रेमवर्क को आरबीआई ने स्टैब्लिश किया था ताकि हमारे जो लैंडर्स हैं, ठीक है, उनको लार्ज क्रेडिट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसकी कलेक्शन प्रॉपर्ली हो सके, उनको स्टोर करके रखा जा सके और उसको लैंडर्स को प्रोवाइड भी किया जा सके। तो इस बॉडी का मेन काम क्या है कि लार्ज क्रेडिट के ऊपर जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा उसको कलेक्ट किया जाए, उसको अपने पास स्टोर करके रखा जाए और समय आने पर उसको लैंडर्स को प्रोवाइड किया जाए, यानी कि बैंकों को प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो इस डाटा का यूज करके इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके।
नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री बाय आरबीआई। ठीक है, तो इस बॉडी को बनाया गया था फ्रॉड की जो इंसिडेंट है उनको मिनिमाइज करने के लिए। इसको जनवरी 20 2016 से ऑपरेशनलाइज किया गया था, यानी कि इंप्लीमेंट कर दिया गया था। इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज डाटाबेस की तरीके से काम करता है, यानी कि अगर बैंक को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को सर्च करके उस इंफॉर्मेशन को ले सकता है। इस रजिस्ट्री का जो मेन काम है वो यही है कि जब भी बैंक यहाँ पर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या फिर कोई नया बैंकिंग रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहा है, कोई क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन बैंक को चाहिए वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है। यानी कि अगर कोई ए पर्सन बैंक के पास लोन लेने के लिए आए तो ए के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, इसको प्रोवाइड करने का काम जो है वो ये एजेंसी करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कोटेक्स बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इसको यहाँ पर सेटअप किया था एज अ सब्सिडरी। इसका काम क्या है कि बैंकों से जितना भी लॉस से रिलेटेड डाटा है उसको कलेक्ट करना और उसको अदर मेंबर बैंक्स को प्रोवाइड करना। यानी कि अगर किसी बैंक को मान लो किसी ईयर में लॉस हुआ है तो वो लॉस क्यों हुआ है, उसके पीछे के रीजन क्या है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है, उसका बैंकों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इससे सारा डाटा जो है वो ये कलेक्ट करता है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पे अपने मेंबर्स को ये डाटा जो है वो प्रोवाइड भी करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि बैंक आपस में डीलिंग करती है तो इसके लिए बैंकों को इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है एक दूसरे के बारे में, कि इसके पास कितना पैसा है, कितना लॉस सफर किया है, कितनी प्रॉफिटेबल है, ताकि उसके बेस पर वो डिसीजन ले सके कि मुझे इसके साथ डील करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो पूरा होता है। तो हमने बेसल अकॉर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है, जैसे कि सबसे पहले हमने बेसल कमेटी के बारे में पढ़ा था। बेसल कमेटी क्या है, इंटरनेशनल बॉडी है जो कि ग्लोबल लेवल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। उसी ने यहाँ पर बेसल अकॉर्ड जो है वो इशू किया, यानी कि बेसल अकॉर्ड इशू किए हैं, जिसके अंदर हमने बेसल 1 और बेसल 2 के बारे में जो है यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया है, उसकी क्या फीचर्स है उसके बारे में पढ़ लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता दीजिए, ताकि उस डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सके। और अगर आपको क्लियर हो गया है तब भी एक बार मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज पर एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।